नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी देखिए 21 जून को प्रत्येक मंडल में एक योग शिविर आयोजित करेगी। पार्टी अपने सांगठनिक कार्यक्रमों की शुरुआत एक योग दिवस से करेगी और इसी के साथ बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि देखिए जुलाई महीने तक होने वाले कार्यक्रमों के लिए पार्टी ने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की टीम और कर दिया और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निर्देश पर योग दिवस कार्यक्रमों का जो है प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट और सह संयोजक रमेश चौहान और विजय भट्ट को बनाया गया है। सभी मोर्चों और प्रकोष्ठ जिला स्तर पर एक योग शिविर का आयोजन करेंगे। तो वहीं शिक्षण संस्थान सामाजिक समस्याओं में भी पार्टी के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जी देखिए, आगामी सभी कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश स्तरीय एक टीम गठित हो रही है, जिसमें हमारे सारे कार्यक्रम जो हैं वो जिले से लेकर मंडलों तक और मंडलों के सभी बूथों में ये कार्यक्रम रहने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम 21 जून योगा दिवस से करने जा रहे हैं। उसके बाद 23 को हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का स्मृति दिवस है। 25 को आपातकाल के काले सच से जनता को रूबरू कराएंगे और उसके बाद हमारा 4 महीनों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात का कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। तो सभी बूथों पे ये कार्यक्रम रहने वाले हैं। और तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के सामने बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है और ऐसे में देखिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और देखिए बात अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है और इस चुनाव को देखिए जीतने के लिए कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2027 की नींव के रूप में मैं इसको देख रहा हूं। बागेश्वर में जो हमसे चूक हुई, हम जीत के मुहाने तक आगे रह गए, इस बार हम वो कोई गलती नहीं करना चाहते। मुझे खुशी है कि हमने कांग्रेस पृष्ठभूमि के, कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को चुनाव में लड़ाया है और वहीं बीजेपी ने दोनों आयातित, एक कांग्रेस का भगौड़ा चुनाव लड़ रहा है तो दूसरा दूसरे दल से और दूसरी स्टेट से, मतलब दूसरे राज्य से लाए हुए आदमी को चुनाव बीजेपी लड़ा रही है। ऐसा लगता है बीजेपी के बाद टोटा हो गया है। सांसदों को देखो तो 240 में से 100 से ज्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। मंत्रिमंडल में देखो तो आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। और आज जब चुनाव हो रहे हैं तो वहीं देहरादून में भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लंबे समय से चल रही है और जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भू कानून और मूल निवास को लेकर राज्य आंदोलनकारी और राज्य की जनता लगातार आंदोलन कर रही है और कांग्रेस का जो समर्थन है वो हमेशा उन्हें रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पूर्व भी जनता से वादा किया था और जनता ने सरकार को समर्थन भी दिया था, लेकिन सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। देखिए, भू कानून को लेकर के राज्य आंदोलनकारी और राज्य की जनता लगातार मुखर रही है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन जो है भू कानून के पक्ष में हमेशा से रहा है। हम तो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि भू कानून की बात आपने चुनाव से पूर्व भी की थी, जनता से वादा भी किया था, जनता ने आपको जो है समर्थन भी दिया था, आपकी सरकार बनाई थी, लेकिन आपने जनता के साथ जो है विश्वासघात करने का काम किया। अभी तक जो है सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया और सख्त से सख्त भू कानून हिमाचल की तर्ज पर शीघ्र उत्तराखंड में बने, ये हमारी मांग रही है। लेकिन भाजपा सरकार लगातार जनता और आंदोलनकारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर यह गलत है। तो वहीं वन विभाग ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और देखिए बता दें विभाग की एसडीओ सचुका वर्मा का जो कहना है कि हमने अतिक्रमणकारियों से आग्रह किया है कि आप अपने स्तर से अतिक्रमण हटा दें और वन विभाग कार्रवाई करने को मजबूर होगा। गौरतलब है कि देखिए हाईकोर्ट के आदेश पर वन विभाग लगातार अतिक्रमण हटाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है।
और इससे पूर्व में भी हमने इसको हटाने के लिए प्रयास किया था। जून में भी हमने यहाँ पर काफी अतिक्रमण को हटाया था और आज हमारा ये अभियान दोबारा से हमने आज शुरू करा है और आज से आने वाले 3 दिनों तक ये अभियान चलेगा। यहाँ पर हम सालरोजी 1 और 2 क्षेत्रों में इस अतिक्रमण को हटाएंगे। बिल्कुल, हमने सुबह उनके साथ एक बार पहले बैठक करी थी, मुनादी भी हमारे द्वारा क्षेत्र में कराई गई थी विगत समय से कई बार, और अभी हमने ये भी निष्कर्ष निकाला कि हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। आप स्वयं ही इस अतिक्रमण को जितना भी संभव है आप लोग हटाइए और उसके बाद हम जेसीबी मशीन के माध्यम से। तो वही केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भले ही किसानों के सपनों को पूरा न कर सकती हो, लेकिन देखिए एक सम्मान देने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसी बीच किसान सम्मान निधि से इस नए नियम लागू करने के बाद सम्मान को पलीता लगाता नजर आ रहा है और इस समस्या से किसानों को 2-4 होना पड़ रहा है। दरअसल देखिए केवाईसी के दौरान कई बुजुर्ग किसानों की किसान सम्मान योजना से बाहर होना पड़ा है क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स का मिलान नहीं हो रहा है और जिसके चलते किसानों में निराशा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत केवल 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को शामिल किया गया था, लेकिन अब देश के सभी किसान पीएम सम्मान किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। मेरी 11 किस्त आने के बाद बंद हो चुकी है केवाईसी के कारण। अब केवाईसी एक बार करवाने गया था तो उन्होंने क्या हो गया, बैंक वालों ने बोला ठीक है, वो मैंने करवा दिया था। फिर मैं गया जब 16वीं किस्त आई तो फिर मैं गया तो कह रहे हैं NPCI करवाओ। उसके बाद मेरा टाइम नहीं मिला, नहीं जा पाया। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतों का सामना करना पड़ा बहुत ज्यादा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या करने, इससे सरकार इससे वो अपने अनुभव से इसे सही करे और किसानों की परेशानियां दूर करे, बस ये कहना चाहते हैं। जो ये किसान निधि आई थी किसान को बहुत दिन हो गए, वो भी करके ले गए थे, केवाईसी करके ले गए थे तो अभी तक आई नहीं। उनकी योजना के अंतर्गत सम्मान निधि योजना अंतर्गत 1 साल हो गए, आई नहीं अभी तक। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है वो क्या बताते हैं, अभी तक तो आई नहीं फिलहाल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सम्मान निधि के? सरकार से मांग करना है ये कि जो पहले आती थी, हम इतना भाग भाग के परेशान हो रहे हैं, 2 बार कागज लगाए हैं, पहले लगाए थे जाफरपुर से बनवा के, इतने पैसे भी खर्च किए तो भी आई नहीं। तो गए विकास भवन के चक्कर काट काट के कह रहे हैं आ जाओ कल आओ, 8 दिन जाते रहे, फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया उन्होंने, नहीं आई। दोबारा फिर कागज बनवाए, वो भी कैंसिल कर दिया। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उम्र होगी 60 साल की। तो किसान सम्मान निधि आपकी आ रही है या आती थी या बंद हो गई? सर हमारी आती थी 2 साल पहले और पिताजी की डेथ होने के बाद हमने पटवारी जी से बात करी। पटवारी जी ने बोला कि आपकी खतौनी पहले आपके नाम पे आएगी, हमारी जमीन पे हमारी रजिस्ट्री हमारे नाम पे आई। उसके बाद उन्होंने वो खाता ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने कहा नई पेंशन लगेगी आपकी। हमने बीच में 2-1 महीने हमने दौड़ा भागी की, प्रधान जी से साइन वाइन करवाए, सभी जगह साइन वाइन करवाए। तो हम लोग कागज जमा करने गए तो पटवारी जी ने बोला कि अब इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद ही हम कर पाएंगे, उससे पहले हम लोग नहीं कर पाएंगे। और दिक्कत तो बहुत हो रही है इस वजह से हमें। देखिए, भारत सरकार की जो किसान सम्मान निधि है देश के किसानों का अपमान की निधि थी। कहां सरकार ने कहा कि हम 14 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देंगे और ये 17वीं किस्त आते आते अभी भी 9 करोड़ लोगों का सरकार दावा कर रही है किसान सम्मान निधि देने का। लेकिन उसमें बड़ी गिरावट आई है कि जिस तरह से सरकार ने किसानों को जो सम्मान निधि दी उसको भी वापस ले लिया कि वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, जबकि वो छोटे किसान हैं, 3 और 3.25 एकड़ और 4 एकड़ के किसान के जो होता है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हासिल होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए
सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप 4 धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद 4 धाम यात्रा की कामना करती है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालकुआं में निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर राहगीरों को शरबत पिलाया गया और देखिए शहर में जगह जगह लोगों ने शरबत की प्याऊ लगाई और राहगीरों को जो है मीठा और ठंडा शरबत पिलाया। आपको बता दें कि भक्तों में देखिए मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी रही और वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे और इसी के साथ उन्होंने जो है पूजा अर्चना की और इसी के साथ साथ मां का आशीर्वाद भी लिया। हमें यही सब चीजें बहुत अच्छी है कि हम हमेशा हमारे को एक संदेश दिया जाता था भगवान राम और कृष्ण के समय से कि इस पुण्य कार्य में आज एकादशी है और एकादशी भी निर्जला एकादशी है, जिसको लेकर के लोग आज व्रत करते हैं और व्रत भी आज पानी नहीं पीते पूरे दिन, वो अगर कुछ खाए बगैर पानी पिए। लोगों को जितना पानी पिलाया जाए, जितना शरबत पिलाया जाए, जितना अन्न दान किया जाए, जितना और दान किया जाए, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ये हमारे शास्त्रों की बहुत अच्छी देन है कि आज देखिए जब पूरे देश में आप देखें सनातन धर्म के लोग तो वहीं सुवन सिंह जुना वेस्ट अस्पताल की नेफ्रो प्लस डायलिसिस यूनिट की आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिल पा रहा है और देखिए पानी न मिलने से मरीजों को डायलिसिस नहीं हो पा रही है और इसी के साथ नेफ्रो प्लस डायलिसिस यूनिट में जो 2 दर्जन से अधिक जो मशीनें हैं और डायलिसिस के लिए देखिए पानी की आवश्यकता होती है और इस पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है सुनिए। बेस हॉस्पिटल में 2 इश्यूज अभी वहाँ पर हैं। एक जो नेफ्रो यूनिट है वहाँ पर डायलिसिस यूनिट, उसमें पानी का कुछ इश्यू आ रहा था, उसी के रिगार्डिंग हमने जो जिनके द्वारा ये संचालित की जा रही है और जो वहाँ PMS है और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो समस्या थी उसका निराकरण कर लिया गया है। प्रतिदिन जो पाइपलाइन से सप्लाई आ रही है उसके अलावा जल संस्थान के माध्यम से उनको टैंकर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाते रहे हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को लेकर देहरादून नगर निगम की ओर से बनाई गई वेबसाइट में पंजीकरण कराने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए नगर निगम एक्शन मोड में काम करते हुए वेबसाइट की मरम्मत में जुट गई है और इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा है कि 5 जून से हमारा जो है पोर्टल अपडेट हुआ है और जिससे ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के साथ कोई व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से जो है नाम परिवर्तन के लिए भी आवेदन कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि OTP को नई सुविधा आने की वजह से हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वेबसाइट को संभालने में गति नहीं पकड़े गए हैं और पाए गए हैं और एक सर्टिफिकेट को अपलोड होने में ज्यादा समय लग रहा है। जिसमें जो है कतिपय बहुत ही अच्छे ढंग से उसको तैयार किया गया पोर्टल को
और उसमें काफ़ी सुविधाएं जो हैं आम जनमानस के लिए जोड़ी गई हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी जोड़ी गई है। ऑनलाइन प्रार्थी जो है आवेदन कर जो है नाम परिवर्तन के लिए, डेट परिवर्तन के लिए, या फिर जो पुराने मैनुअल बने हुए जन प्रमाण पत्र हैं उनको डिजिटाइज करने की जो है फैसिलिटी दी गई है पोर्टल में। और इसी के साथ साथ जो है चूंकि नए आयाम उसमें जोड़े गए हैं, परंतु उसमें ओटीपी का जो एक नया फैक्टर आया है, उसमें जो है उसके कारण हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उसको हैंडल करने में अभी जो है उसमें कतिपय गति नहीं पकड़ पाए हैं। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां बरसात के दिनों में रकसिया नाला अपने उफान में रहता है, जिसके चलते इसके आसपास खेतों और लोगों के मकानों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में एडीबी और की ओर से 560 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे रकसिया नाले के आउटफॉल का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान देखिए कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगल और एसडीएम परिलोक वर्मा ने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि प्रेमपुर लोशगानी तक आउटफॉल की काम हो रही है और देखिए कार्य की प्रगति जो है वो गुणवत्ता पूरी तरीके से ठीक है। तो वही कालाढूंगी विधायक ने बरसात से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कार्य को नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है और टाटा कंसल्टेंसी की टीम को द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। और देखिए पहले फेज में जब निकासी का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है ताकि बरसात के समय पानी नहर के अंदर ही जा सके और इसको कवर करके 5 मीटर सड़क भी बनाई जाएगी। माननीय विधायक कालाढूंगी जी के साथ आज रक्षा नाला का जो आउटफॉल है प्रेमपुर लोहियानी से टैगोर स्कूल तक का, उसका निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है। और साथ ही माननीय विधायक के द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पूर्व कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। ये लगभग 2 किलोमीटर का नाला है और ये फेज 2 है एडीबी का, तो इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 560 करोड़ रुपए फेज 2 के टोटल बढ़ती है। इसमें जो मेन काम है वो शहरी विकास द्वारा किया जा रहा है और साथ ही टाटा कंसल्टेंसी द्वारा इसको पर्यवेक्षण किया जा रहा है। तो वहीं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती के शिष्य यति राम स्वरूपानंद सरस्वती ने 20 जून को हल्द्वानी एसडीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी है। देखिए कोटद्वार में मीडिया से मुखातिब होते हुए यति राम स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि पिछले 1 साल से अपनी कुछ मांगे को लेकर वह सरकार से जो है आग्रह करने चले आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मजबूरन उन्हें आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जितने भी मस्जिद मजार मदरसे हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए और जितने मुसलमान रह रहे हैं उनको भी बाहर किया जाए और बाहर से कोई भी मुसलमान प्रवेश ना करे, उस पर रोक लगाएं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो हम आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये 1 वर्ष पहले की घोषणा थी, ये तो हमने उनको संज्ञान में लाने के लिए अभी 1 हफ्ते पहले हमने घोषणा की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने के कारण मुझे यह निर्णय लेना पड़ा है। जान से मारने की धमकी आने लगी और उल्टा कल मुझे थाने बुलाया गया और पुलिस के द्वारा कहा गया कि आपका फोन जमा किया जाएगा, इसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, आप पर मुकदमा हो चुका है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने शिष्य अपने मित्र के पक्ष में मैंने सिर्फ बयान जारी किया है, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है। और ऊपर से मुझे ही जान से मारने की धमकियां कभी रुड़की से, कभी देहरादून से और सऊदी अरब से, बांग्लादेश से, पता नहीं कहां से मुझे धमकियां आती हैं। तो ही देहरादून के नेहरू ग्राम क्षेत्र में रविवार की गोलीकांड में मुख्य आरोपी रामवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी रामवीर को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और साथ ही एक अन्य आरोपी अंकुश को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के साथ आपको यह भी बताते चले कि देखिए इसमें
3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो है पहले ही की जा चुकी है और इसके साथ इसको लेकर देहरादून ने एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रामवीर सहित अब तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि आपको बता दें कि घटना में अन्य 2 के भी नाम इसमें शामिल थे। उनको भी देखिए उनकी तलाशी की जा रही है। देखिए, रायपुर के मर्डर केस में जो प्राथमिक रूप से जानकारी मिली थी उसके आधार पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें 3 लोग की गिरफ्तारी सेम डे हो गई थी और जिनको अगले दिन न्यायालय में पेश किया गया था। साथ ही साथ इसमें गोली चलाने अन्य जो लोग चिन्हित हुए थे, इसमें रामवीर था जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, इस पर काफी सारे मुकदमे हैं। इसकी आज जो है कोटपुतली पड़ता है राजस्थान में, वहां से इसकी अरेस्टिंग हमारी टीम द्वारा की गई है। साथ ही साथ इसमें एक अंकुश की गिरफ्तारी भी की गई जो शांति विहार रायपुर का रहने वाला है, जिसको षड्यंत्र में आज इसकी गिरफ्तारी भी की गई। तो टोटल अब तक देखा जाए तो 5 लोग इसमें अरेस्ट हो गए हैं। इसमें 2 लोग अभी और मेन नाम हमारे प्रकाश में आए जो घटना के समय मौजूद थे या घटना के समय में षड्यंत्र में शामिल थे। तो वही प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उसको उचित देखरेख न होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए संस्कृति विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए और वहां पर साफ सफाई का प्रबंध करने के साथ साथ वहां पर धरोहरों का जो है संरक्षण किया जाए। और महाराज ने कहा कि देखिए उत्तर आर्ट गैलरी का उद्देश्य उत्तराखंड के चित्रकारों को उनकी प्रतिमा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देता है। तो वहीं महाराज ने औचक निरीक्षण के दौरान उनके साथ उपस्थित संस्कृति विभाग के सचिव हरिश्चंद्र सेमवाल और संस्कृति निदेशक वीणा भट्ट का निर्देश देते हुए कहा कि वे पूर्व में भी उनके साथ आर्ट गैलरी की व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है और किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की जो सम्मान राशि है वो सीधा उनके बैंक अकाउंट में डेबिट के माध्यम से जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने के बाद कार्यक्रम में विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी किसानों की हमेशा चिंता करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। 30वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान सम्मान निधि को जारी करने का लिया। सबसे पहले किसी पत्रावली पर अगर उन्हें हस्ताक्षर किए तो किसान सम्मान निधि की थी। उन्होंने इसके बाद किसी पत्रावली पर हस्ताक्षर किए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक लोगों को आवास देने की पत्रावली पर हस्ताक्षर किए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।